तक्षशिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए अब थोड़ी सी पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम बीएड सेकेंड सेम का लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या है। आज सबसे पहले आता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा से अंग्रेजी में लिया गया है। यह लैटिन शब्द कुर्र से बना है। आपने देखा कि पाठ्यक्रम जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजी के करिकुलम से लिया गया है। यह लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, है ना? दौड़ का मैदान इसका अर्थ बताया है। दूसरे शब्दों में करिकुलम वह क्रम है जिसे किसी व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए पार करना होगा। अतः पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। ठीक है, यदि कोई भी हम किसी भी चीज़ का पाठ्यक्रम निर्धारित रहता है तो हमें वो पढ़ने में और पढ़ाने में रुचिकर हो जाता है। यह अध्ययन का निश्चित एवं तर्कपूर्ण क्रम है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी का विकास किया जाता है तथा वह नवीन ज्ञान और अनुभव को ग्रहण करता है। आपने देखा होगा जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाती है या हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं तब आपने देखा होगा कि पाठ्यक्रम हमारा कैसा है, सिलेबस हमारा कैसा रहता है, कम रहता है। जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती है उसके अनुरूप हमारा जो सिलेबस है वो भी बढ़ता जाता है। मतलब हमें नया नया ज्ञान, नवीन ज्ञान और अनुभव प्राप्त होते जाते हैं। संकुचित अर्थ में पाठ्यक्रम केवल विभिन्न विषयों के पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, परंतु विस्तृत अर्थ में पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी अनुभव आ जाते हैं जिसे एक नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ियों से प्राप्त करती है। साथ ही विद्यालय में रहते हुए अध्यापक के संरक्षण में छात्र जो भी क्रियाएं करता है वह सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है। अब इनका क्या कहना है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत वह सभी क्रियाएं आती हैं जो अध्यापक के संरक्षण में, मतलब जो भी शिक्षक के संरक्षण में बच्चे कर रहे हैं वो सभी क्रियाएं इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है तथा इसके अंतर्गत विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी पाठ्यक्रम में समाहित होती है। अतः वर्तमान समय में पाठ्यक्रम से तात्पर्य उसके विस्तृत स्वरूप से है। अब पाठ्यक्रम की परिभाषाएं देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं कही हैं। तो बच्चों, इसमें से दो परिभाषाएं आप लोग जरूर याद कर लीजिए। पहला होता है हान के अनुसार, पाठ्यक्रम वह है जो छात्रों को पढ़ाया जाता है। यह सीखना और शांतिपूर्ण अध्ययन के साथ साथ कुछ और है। इसमें व्यवसाय, उत्पादन, उपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं सम्मिलित हैं। हान जी क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम वह है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसके अंदर क्या क्या आता है? वो जिससे कुछ ना कुछ सीखें, शांतिपूर्ण उसका अध्ययन करें और उससे क्या हो, जब वो अध्ययन कर लें तो उससे क्या मिले उनको? व्यवसाय मिले, उत्पादन मिले, कई तरह की अभ्यास की क्रिया उसमें सम्मिलित करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है रुडयार्ड तथा हेनरी के अनुसार। अब रुडयार्ड जी कहते हैं विस्तृत अर्थ में पाठ्यक्रम के अंतर्गत समस्त विद्यालयी वातावरण आता है जिसमें विद्यालय में प्राप्त सभी प्रकार के संपर्क, पठन, क्रियाएं एवं विषय सम्मिलित हैं। नेक्स्ट आती है कैसवेल और हॉलिस के अनुसार बच्चों के
एवं उनके माता पिता तथा अध्यापकों के जीवन में आने वाली समस्त क्रियाओं को पाठ्यक्रम कहा जाता है। अब इन्होंने क्या बोला कि बच्चों और उनके माता पिता के अध्यापकों के जीवन में आने वाली जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनके अनुसार ही पाठ्यक्रम को कहा जा सकता है। शिक्षार्थी के काम करने के समय में जो कुछ भी कार्य होता है, उन सभी से पाठ्यचर्चा का निर्माण होता है। वस्तुतः पाठ्यक्रम को गति युक्त वातावरण कहा गया है ना। गति युक्त वातावरण भी इन्होंने कहा है, किसने कहा है? कैसवेल ने। नेक्स्ट आती है कनिंघम के अनुसार। मैंने 4 परिभाषाएं इसलिए लिखी है कि आपको जो इजी लगे वो बच्चों याद कर लेना, है ना। एक बार लिख के ज़रूर देख लेना, इससे क्या होगा कि आपको लिखने में बहुत आसानी होगी, परीक्षा के समय तुरंत आपको याद आ जाएगा। अब कनिंघम क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम कलाकार अध्यापक का वह साधन है जिससे वह पदार्थ शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुरूप अपनी चित्रशाला अर्थात विद्यालय में चित्रित कर सके। ठीक है, उनका क्या कहना है कि कलाकार, पाठ्यक्रम कलाकार और अध्यापक का वह साधन है जिससे वह पदार्थ माना है किसको? शिक्षार्थी को, और अपने आदर्श किसको माना है उनने? उद्देश्य को, के अनुरूप अपनी चित्रशाला विद्यालय में वो चित्रित कर सकें। फिर क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के विद्यालय या उसके बाहर के भी सभी अनुभव शामिल हैं। उनका कहना है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो लिखा है वही पढ़ना ही नहीं, उसके अंतर्गत जो बाहर से भी बच्चा सीखता है उनके अनुभव शामिल होते हैं। जो अध्ययन पाठ्यक्रम में रखे जाते हैं, जिसकी आयोजन और मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर विकास में सहायता के लिए होता है। कौन कौन से स्तर बताए हैं? इससे पाठ्यक्रम से क्या क्या होता है? पहला, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक और आध्यात्मिक और नैतिक स्तर में भी इसको सहायता मिलती है, उन्होंने बताया है। फिर नेक्स्ट आता है सेलर तथा एलेक्जेंडर के अनुसार। एलेक्जेंडर और सेलर की जो परिभाषा है वो बहुत छोटी सी है, ये बच्चों आप लोग को ज़रूर ही याद हो जाएगी। आप लोग मेरे साथ ही रिपीट कर लीजिए एक बार। पाठ्यक्रम व्यक्ति को शिक्षित करने का वातावरण है ना। कितनी छोटी सी और इजी परिभाषा है। मैंने एक एक लाइन वाली परिभाषा इसमें इसलिए ली है कि उसके चारों के अलावा भी ये परिभाषा ली कि बच्चों आप लोग को ये परिभाषा निश्चित ही याद हो जाएगी और आप लोग को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। चलिए मेरे साथ में एक बार बोल के देख लीजिए ये वाली परिभाषा। पाठ्यक्रम व्यक्ति को शिक्षित करने का वातावरण है। ये किसने कहा है? बिल्कुल सही, सेलर तथा एलेक्जेंडर के अनुसार। अब नेक्स्ट आती है डंकन गिजेल के अनुसार। विद्यालयी पाठ्यक्रम समाज की परंपराओं, पर्यावरण एवं आदर्शों की प्रतिछाया है ना। ये भी इजी है। विद्यालयी पाठ्यक्रम समाज की परंपराओं, पर्यावरण एवं आदर्शों की प्रतिछाया है। नेक्स्ट आता है डीवी के अनुसार। सीखने का विषय या पाठ्यक्रम पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है जो निरंतर उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वेषण से साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। उन्होंने क्या कहा है? वो निश्चित ही क्रियान्वेषण और साधन के रूप में साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। और शिक्षा क्या कहती है? शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अनुसार पाठ्यक्रम के बारे में क्या कहते हैं? विद्यालय पाठ्यक्रम अधिगम अनुभव की वह समग्रता है
जो विद्यालयों द्वारा छात्रों को विद्यालय में या उनके बाहर की बहुमुखी क्रियाओं द्वारा प्रदान की जाती है। ये समस्त क्रियाएं विद्यालय में परिनिरीक्षण में संचालित की जाती है। अब शिक्षा आयोग का क्या मानना है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में अनुभव, उनके अनुभव जो होते हैं उनमें बहुत समानता पाई जाती है, और जो विद्यालय में और छात्रों में जो बच्चे सीखते हैं तथा उसके बाहर भी जो क्रियाएं कर रहे हैं उससे उनको क्या होता है, कई तरह का ज्ञान प्राप्त होता है, और ये ज्ञान उनके जीवन में कहीं ना कहीं ज़रूर ही आगे काम आता है। चलिए अब और आगे पढ़ते हैं कि पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या होती है। हमको पाठ्यक्रम की प्रकृति कैसी होनी चाहिए ये देखते हैं। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कि शिक्षा कभी भी अंत नहीं होता। आपने ये पढ़ लिया तो हमको लगता है हम यदि ये वाली क्लास पढ़ लेंगे तो जीवन में हमारे और काम आएगी, और कभी भी जो हमने सीखा है वो कभी भी बर्बाद नहीं होता। निश्चित ही हमें जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर ही काम आता है। शिक्षा को क्या बोला गया है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में निरंतर परिवर्तन एवं परिमार्जन होता है। निरंतर क्या आता है? उससे कुछ ना कुछ शिक्षा से ज़रूर ही उनके जीवन में परिवर्तन और परिमार्जन दोनों ही उत्पन्न होता है। व्यक्ति के व्यवहार में यह परिवर्तन अनेक माध्यमों से होता है, किंतु मुख्य रूप से इन माध्यमों को दो रूप में वर्गीकृत किया है। बच्चों कितने रूप में वर्गीकृत किया गया है? पहला दो रूप में, है ना। पहला कौन सा है? औपचारिक रूप, और दूसरा अनौपचारिक रूप। अब औपचारिक रूप के अंतर्गत वे माध्यम आते हैं जिनका नियोजन कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यवस्थित ढंग से संस्थापित संस्थाओं में किया जाता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ? औपचारिक रूप के अंतर्गत कौन सा माध्यम आता है? जिसके द्वारा हम कोई निश्चित उद्देश्य हमने जो स्कूलों में या हमने अपने जीवन से संबंधित कुछ उद्देश्य लिया है, उसको व्यवस्थित ढंग से संस्थापित संस्थाओं में किया जाता है। इस प्रकार की संस्थाओं में विद्यालय संस्थाओं को क्या कहा जाता है? विद्यालय कहा जाता है। हमारे विद्यालय में हमने देखा होगा, आपको जैसे 8th क्लास में आपने पहुँचे तो आपको 8th में जितना पाठ्यक्रम है वो पढ़ना है, और उसको पास करके आपको क्या करना होता है? 9th क्लास में जाना होता है ना। तो ये क्या कहलाया आपका? औपचारिक। किंतु व्यक्ति के परिवर्तन की प्रक्रिया विद्यालय एवं विद्यालयी जीवन से ही पूर्ण नहीं हो पाती, है ना। केवल क्या होता है? विद्यालय में हमने जितना पढ़ लिया, जितना समझ लिया, उससे ही हमारे जीवन पूर्ण नहीं हो पाएगा, बल्कि कैसे होगा? वह विद्यालय के बाहर जीवन भर चलती रहती है। आपने देखा होगा, हम विद्यालय से पढ़ के जब बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ बातें हमको, नया ज्ञान भी हमको बाहर से भी प्राप्त होता है ना। वो क्या कहलाता है? अतः व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले अनेक परिवर्तन विद्यालय की सीमा से बाहर की परिस्थितियों को परिणाम स्वरूप होते हैं। चूँकि ऐसी परिस्थिति सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत नहीं की जाती, अतः वे अनौपचारिक माध्यम कहलाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, इसको सिंपल सा ये सीख लीजिए कि पाठ्यक्रम को दो रूप में बांटा गया है ना। पहला क्या हो गया? औपचारिक, और दूसरा क्या हो गया? अनौपचारिक। ठीक है, अब औपचारिक में क्या हुआ? जो हमने विद्यालय के अंदर गतिविधि सीखी वो औपचारिक कहलाती है, और जो हम विद्यालय के बाहर गतिविधियाँ जो भी सीखते हैं उसको हम अनौपचारिक विधि कहते हैं। ठीक है, अब अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोग को। अब आगे बढ़ें,
विद्यालय में विद्यार्थियों को जो कुछ भी कक्षा में एवं कक्षा के बाहर प्रदान किया जाता है उसका निश्चित उद्देश्य होता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है। हम जो भी कक्षा में पढ़ रहे हैं और जो भी उससे सीख रहे हैं वो सिखाने का क्या होता है, टीचर का एक उद्देश्य होता है एवं वह किसी विशेष माध्यम से ही पूरा किया जाता है। जब उसको सिखाने के लिए शिक्षक को और शिक्षार्थी को दोनों को सीखने का कुछ ना कुछ एक उद्देश्य निर्धारित होता है और उस उद्देश्य को ही हम पूर्ण करते हैं। चलिए आगे और देखते हैं कि क्या है। अब पाठ्यक्रम का क्षेत्र कैसा होता है। अब पाठ्यक्रम का क्षेत्र कितना विस्तृत है, कितना संक्षिप्त है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में विद्यालयों में विद्यार्थी को शिक्षित करने हेतु जो कुछ किया जाता है उसे पाठ्यक्रम के नाम से जाना जाता है। अब सामान्य उन्होंने क्या कहा है कि विद्यालयों में जो भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, पाठ्यक्रम के नाम से जानते हैं, है ना। बच्चों को एक सिलेबस रहता है, उसके अकॉर्डिंग उनके टेस्ट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो टीचर आती है, पढ़ाती है, उसको पूरे साल भर के अनुसार सिलेबस को डिवाइड कर दिया जाता है और उसको वो शिक्षा देती हैं। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने पाठ्यक्रम को कुछ निश्चित शब्दों में बांधने अथवा परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, किंतु पाठ्यक्रम के विस्तार क्षेत्र की सीमाएं सुनिश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है ना। उसको विस्तार से उसके क्षेत्र को बता पाना बहुत कठिन है। अच्छा, जैसे ही मैंने टॉपिक शुरू किया था बच्चों, तो आपको लगा होगा अरे पाठ्यक्रम ये तो बहुत इजी टॉपिक है, इसके बारे में तो हम बहुत लिख लेंगे। यकीन मानिए जब आप लिखने बैठेंगे तो थोड़ा सा ही लिख पाएंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे भी तो पाठ्यक्रम क्या है ये लिख पाएंगे। अब मैंने आप लोग को बताया कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है, पाठ्यक्रम का क्षेत्र क्या होता है, पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तब आप जाके पॉइंट टू पॉइंट उस बात को समझ के अच्छे से लिख पाएंगे, है ना। इसलिए हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब फिर भी कतिपय मानवीय, शैक्षिक एवं सामाजिक प्रवृत्तियों के आधार पर पाठ्यक्रम के विस्तार, क्षेत्र और सीमाओं को चिन्हांकित करने का प्रयास किया गया है। यदि हम पाठ्यक्रम के इतिहास पर एक दृष्टि डालें तो स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले ज्ञान का स्वरूप एवं विस्तार अनिवार्य रूप से संबंधित समाज द्वारा मान्य शिक्षक उद्देश्यों पर निर्भर करता है। इसलिए देश और काल की विभिन्नता अनुसार वहाँ पाठ्यक्रम में विभिन्नता पाई जाती है। भारतीय संदर्भ में यदि हम वैदिक काल की शिक्षा पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि वैदिक काल में भारतीय शिक्षा में प्रमुख उद्देश्य ईश्वर भक्ति तथा धार्मिक भावना को दृढ़ करना था। अब आपने देखा होगा आजकल जो स्कूलों में सिलेबस होता है उसको पढ़ाना, उसको ख़त्म करना टीचर का मेन उद्देश्य हो जाता है। लेकिन वैदिक काल में जब पढ़ाया जाता था तब क्या होता था, वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य सबसे पहला क्या होता था कि ईश्वर भक्ति, ईश भक्ति हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो करना बताते थे। योग से जोड़ते थे बच्चों को, धार्मिक भावना से जोड़ते थे, ये सब चीज़ को उनको सुदृढ़ करना होता था। और बच्चों का क्या सबसे इम्पोर्टेंट चरित्र निर्माण कैसे होगा इसके बारे में वहाँ के क्या कहना चाहिए गुरु जो होते थे वो समझाते थे। उनके व्यक्तित्व का विकास करना तथा सामाजिक कुशलता में वृद्धि करना, ये सब पहले क्या करते थे, उनको वैदिक काल में ये सब पढ़ाया जाता था। पर आजकल क्या हो गया है, स्कूलों में जो सिलेबस होता है उसका ज्ञान बच्चों को दिया जाता है।
इस दृष्टि से उस समय का पाठ्यक्रम भी अत्यंत विस्तृत था, है ना। इस दृष्टि से हम क्या देखते हैं कि जब वैदिक काल में जो पाठ्यक्रम रहता था वो भी अत्यंत विशाल था, विस्तृत था, है ना। उस पर विद्या अर्थात धार्मिक साहित्य का अध्ययन तथा अपरा विद्या अर्थात लौकिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान दोनों ही समावेश था। कौन कौन सा बोला? लौकिक और सांसारिक। लौकिक और सांसारिक ज्ञान दोनों ही उनका क्या होता था? समावेश, मिला हुआ रहता था। उस समय शिक्षा कार्य गुरुकुल में होता था, ठीक है। आजकल आप बच्चे कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, है ना। तब क्या होता था? वो गुरुकुल में जाते थे तथा शिक्षार्थी का शिक्षा काल में गुरुकुल या गुरु परिवार के सदस्य के रूप में रहता था। वह गुरु के ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ गुरु एवं गुरु पत्नी की सेवा, आश्रम की सफाई, पशुओं की देखभाल तथा भिक्षाटन के माध्यम से कर्तव्य पालन, सेवा भाव, विनयशीलता तथा अन्य चारित्रिक गुणों की शिक्षा भी प्राप्त करते थे, ठीक है। ये समझ में आया? वो क्या करते थे? गुरुकुल में रह के उनसे क्या करते थे? उनका क्या कार्य होता था कि गुरु परिवार में रहकर वो गुरु की आज्ञा का पालन करें, गुरु पत्नी की सेवा करें और आश्रम की क्या करें? सफाई करें, पशुओं की देखभाल करें और भिक्षाटन के माध्यम से कर्तव्य पालन, सेवा भाव, है ना, भिक्षा भी लेके आएं और जो भी कार्य उनको दिया गया है वो करें। सेवा, जो भी कार्य करें उनके मन में सेवा का भाव हो, विनयशील, बहुत ही नर्म हो, बोलने में बहुत ही पोलाइट उनका नेचर हो तथा और भी कई चारित्रिक गुणों के बारे में वो शिक्षा प्राप्त करते थे। कभी कभी शिक्षा प्राप्त करने के हेतु शिष्यों को देशाटन पर भी जाना पड़ता था। इस प्रकार वैदिक कालीन पाठ्यक्रम में पठन और पाठन के साथ साथ विद्यार्थियों को व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के समुचित अवसर भी प्राप्त होते थे। कई तरह के अवसर भी उनको मिलते थे तथा उसका संपादन भी अध्ययन कक्षा और समय के घंटों में सीमित नहीं था। आगे आता है शैक्षणिक प्रवृत्तियां अथवा क्रियाएं। यद्यपि विद्यालयों में समस्त क्रियाकलापों के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र भी सभी प्रवृत्तियों वे जहाँ भी जिस रूप में भी चाहे जब भी आयोजित किए जाए वह शैक्षणिक होती है, ठीक है। कहाँ पर हो? शिक्षा क्षेत्र के सभी प्रवृत्ति जब भी हो, जहाँ भी हो, वो शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक होती हैं, किंतु सामान्य रूप से उन्हीं प्रवृत्तियों को शैक्षणिक कहा जाता है जिनके नियोजन में कुछ निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु निर्धारित पाठ्य विषयों के पठन पाठन की दृष्टि से किया जाता है। उनको क्या होता है? पठन पाठन की दृष्टि से यदि लिया जाए तो उनका कुछ ना कुछ निर्धारित पाठ्य विषयों का पठन पाठन नियोजित होता है। इन प्रवृत्तियों का आयोजन मुख्य रूप से व्यवहारिक ज्ञान अर्थात प्रायोगिक कार्यों का पाठ्यक्रम में समावेश होने तथा नवीन शिक्षण विधियों द्वारा बालकों की सक्रियता पर अधिक बल देना तथा फलस्वरूप प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं तथा पुस्तकालय आदि शिक्षण प्रवृत्तियों में कार्यस्थल बन गए हैं। इसके साथ ही अब अधिगम अनुभवी अर्थात विद्यार्थियों द्वारा वास्तविक परिस्थितियों में प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की अधिक बल दिया जाता है। क्या किया जाता है? उन्होंने वास्तविक प्रवृत्तियों पर ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने पर अधिक बल देने लगे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न भौगोलिक, अब इस उद्देश्य से किस उद्देश्य से?
अलग अलग भौगोलिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और व्यावसायिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों में भ्रमण व सर्वेक्षण आदि भी आयोजित किए जाते हैं। आपने देखा होगा, आप लोग को स्कूल से पिकनिक ले जाया जाता है ना। आपने विज्ञानशाला में गए होंगे या धार्मिक स्थल पर गए होंगे कई बार, या कई बार औद्योगिक क्षेत्र में आपको लेके जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? ये सब चीज़ों से भी आपको पढ़ाई के माध्यम से आपको समझाया जाता है ना। कई बार हम सांची जाते हैं, वहाँ से भी हमको कई चीज़ स्तूप के बारे में समझ में आता है। तो हम केवल घर में या इस विद्यालय तक ही हमारी पढ़ाई सीमित ना रहकर हमको बाहर भी लेके जाया जाता है पिकनिक में, जिससे हमको कुछ ना कुछ छात्रों को जानकारी देना होता है, जहाँ पर छात्र जाकर वास्तविक स्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। अतः इन्हें भी शैक्षिक प्रवृत्ति में सम्मिलित किया गया है। इस तरह से इसको भी क्या हम कह सकते हैं कि शैक्षिक ये भी प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं, जो ज्ञान बाहर जाकर भी बच्चे प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं। अब आपने पाठ्यक्रम तो पढ़ लिया, अब पाठ्यक्रम के साथ साथ जो सहगामी क्रियाएं कराई जाती हैं वो क्या होती हैं, चलिए वो देखते हैं। प्रारंभ में पाठ्यक्रम का क्षेत्र विभिन्न विषयों की पाठ्यवस्तुओं के अध्ययन अध्यापन तक ही सीमित माना जाता था। क्या कहा उनने? पहले क्या माना जाता था कि अध्ययन और अध्यापन दोनों ही जरूरी है, बस इतना पहले माना जाता था। विद्यालयों में आयोजित होने वाली अन्य प्रवृत्तियाँ जैसे क्या हुई, खेलकूद, व्यायाम, सांस्कृतिक क्रियाकलाप आदि पाठ्यांतर क्रियाएं भी माना जाता है। अब क्या हुआ, स्कूल में धीरे धीरे पाठ्यक्रम के अलावा क्या कराना शुरू किया गया, खेलकूद, है ना, व्यायाम और सांस्कृतिक। आपने देखा होगा एनुअल फंक्शन होता है, उसमें सांस्कृतिक क्रियाकलाप कराई जाती है। इन सब से क्या होता है, बच्चों के मानसिक, शारीरिक और भावात्मक ये सब क्रियाएं उनके उससे जुड़ जाती हैं। इससे बहुत कुछ बच्चों को सीखने मिलता है। पाठ्येतर क्रियाएं माना जाता है, परंतु पाठ्यक्रम के व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर अब इन प्रवृत्तियों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। अब इन क्रियाओं को हम किस नाम से जानेंगे बच्चों? पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में मान लीजिए आपको कोई पूछ ले तो क्या बोलोगे आप? क्या क्या आता है? खेलकूद, व्यायाम, योग, है ना, या सांस्कृतिक कार्यक्रम, यह सब क्या आता है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं में आता है। चलिए अब और आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में वर्तमान समय में विद्यालयों में शिक्षकों के निर्देशन में विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती है, जिन्हें कुछ प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। अब देखिए कौन कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवा सकते हैं और कैसे प्रमुख उसमें बांटा गया है। सबसे पहले देखते हैं शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं। अब शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं कौन कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में आती हैं, चलिए देखते हैं। इसके अंतर्गत शारीरिक प्रशिक्षण, पीटी करवाई जाती है, व्यायाम, खेलकूद, टेलरिंग, पर्वतारोहण मतलब पर्वत पर चढ़ना, हाइकिंग, तैराकी, नौकायान आदि क्रियाओं के साथ साथ स्वास्थ्य परीक्षण, रोगों से बचने के उपाय, है ना, आपको बताया जाता है कि घर में भी तुरंत में आप तबीयत खराब हो जाए तो क्या उपाय कर सकते हैं, ये भी सिखाया जाता है। शुद्धता कैसी रखनी है, अपने शरीर का ध्यान कैसा रखना है, आपको स्वच्छ कैसे होना है, ये और क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कितने बजे हमको मध्याह्न भोजन करना चाहिए, ये सारी बातों का समावेश हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत करते हैं, जो किस में आता है? शारीरिक विकास संबंधी क्रियाओं में
आता है। नेक्स्ट आता है साहित्यिक क्रियाएं। अब साहित्यिक क्रियाएं क्या होती है? साहित्यिक क्रियाएं, इसके अंतर्गत क्या आता है? भाषण, है ना, भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता, विचार गोष्ठी मतलब अपने विचार रखना, कार्य संगोष्ठी, कई लोगों के बीच में अपने कार्य के बारे में बोलना, कविता पाठ करना, अंताक्षरी करवाना। ये सबसे क्या होता है? बच्चों में आपस में जो मतभेद होता है वो दूर होता है ना। किसी बात पे परिचर्चा करना, वार्ता करना, आशु भाषण करवाना, पत्रिका का प्रकाशन कराना, लेखन, समाचार, पत्र वाचन तथा पुस्तकालय, वाचनालय के उपयोग आदि से क्या होता है? ये भी सब संबंधित प्रवृत्तियों का समावेश इसमें किया जाता है। यह सब क्या कहलाता है बच्चों? पाठ्य सहगामी क्रिया। नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक क्रियाएं। सांस्कृतिक क्रियाएं तो आप लोग सभी को पसंद है। आपने देखा होगा, टीचर्स डे हो या 14 नवंबर हो, आप कुछ ना कुछ अपने स्कूल में कुछ ना कुछ फंक्शन आयोजित होता है, उसमें आप ज़रूर ही भाग लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? एकल अभिनय और मूल अभिनय, नाटक प्रहसन, संगीत, नृत्य तथा अन्य मनोरंजनात्मक जो भी मनोरंजन के क्रियाएं होती हैं वहाँ पर की जाती है। किसके अंतर्गत? सांस्कृतिक क्रियाएं। ये भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में आते हैं। नेक्स्ट आता है सृजनात्मक क्रियाएं। अब सृजनात्मक क्रियाएं क्या होती हैं? इस वर्ग के अंतर्गत बालकों की रचना संबंधी प्रवृत्तियां जैसी क्या होती हैं? चित्रकारी, पच्चीकारी, दस्तकारी, है ना, और बागवानी, ये भी सृजनात्मक क्रियाओं में कहलाएगी। सृजनात्मक क्या हुआ? हमारे द्वारा कोई चीज़ों को बनाना, है ना, ये सृजनात्मक क्रियाएं होती हैं। इससे उपयोगी वस्तुओं का निर्माण, नवीनता की खोज, नवीन कोई चीज़ को हम खोज करके निकाल रहे हैं, ये भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में आता है और ये सब उसी में समाहित होता है। नेक्स्ट होता है सामाजिक क्रियाएं। अब हमने देखो साहित्यिक क्रियाएं देख लिया, सांस्कृतिक क्रियाएं देख ली, सृजनात्मक क्रियाएं देख ली। अब हम देखते हैं कि सांस्कृतिक के बाद सामाजिक क्रियाएं क्या क्या होती हैं। विद्यालयों द्वारा बालकों के माध्यम से सफाई अभियान, साक्षरता का प्रसार, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का प्रचार, सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास को दूर करने के लिए प्रचार अभियान आदि के द्वारा संचालित करना इसके अंतर्गत आता है। अब सामाजिक में क्या आएगा? आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि सामाजिक में क्या हुआ। हमने क्या किया? सफाई अभियान के बारे में बताया कि साक्षरता क्या होता है, साक्षरता को दूर करना क्यों ज़रूरी है, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी क्या क्या होनी चाहिए, और सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर कर सकते हैं, अंधविश्वासों को कैसे दूर कर सकते हैं। ये सब क्या होता है? सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है ना। ये सब सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में आपने क्या देखा? सबसे पहले शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं देखी, है ना। मेरे साथ बोलते चलिए तो आपको याद हो जाएगा, है ना बच्चों। सबसे पहला आपने देखा शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं कौन कौन सी हैं, जिसमें आप क्या क्या करते हैं? पीटी, व्यायाम, खेलकूद, पर्वतारोहण, टेलरिंग और तैराकी, ये सब आप शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं करते हैं। फिर सांस्कृतिक क्रियाएं आई। सांस्कृतिक क्रियाओं में आपने क्या किया? भाषण, कला, वाद विवाद प्रतियोगिता और कविता पाठ, अंताक्षरी, ये सब क्रियाओं द्वारा आपने क्या किया? बहुत चीज़ें आपको सीखने मिली। फिर सांस्कृतिक में आपने क्या किया? सांस्कृतिक पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या हुई? उसमें आपने अभिनय, नाटक और संगीत, नृत्य का प्रदर्शन किया। उससे आप वो भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सांस्कृतिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। अब सृजनात्मक क्रियाएं आई। सृजनात्मक क्रियाओं में क्या हुआ? आपने दस्तकारी, आपने रुमाल में क्या किया? कई तरह की चेन स्टिच या बैग बनाना
ये सब क्या, और बागवानी करना, ये सब क्या हुआ, सृजनात्मक हुआ। ये सब सृजनात्मक क्रियाएं भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में आती है। और फिर उसके बाद आई सामाजिक क्रियाएं। सबसे लास्ट पॉइंट था हमारा सामाजिक क्रियाएं। सामाजिक क्रियाओं में हमने क्या सीखा, उसके अंतर्गत सफाई, साक्षरता अभियान, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हमने ली, और सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये सब अभियान हमने चलाया जो इस सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत ही आता है। आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में आपको मैंने बताया कि पाठ्यक्रम क्या होता है, लैंग्वेज द क्रॉस अ करिकुलम के बारे में पढ़ाया। तो इसको बहुत अच्छे से बेटा एक बार रीड कर लेना, समझ लेना, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर आप लोग बताइए। अपने लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, और अपने जो भी कमेंट्स हो वो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत थैंक यू सो मच।